हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 यानी हाई स्कूल के हिंदी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये देख सकते हैं साथियों, 2025 का प्रश्न पत्र है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरी संभावना है आने की। तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगा के अध्ययन करिए। और प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाई स्कूल हिंदी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025 यानी समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। पहले आपको निर्देश का अध्ययन करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको जो भी प्रश्न आ रहा है पूरा आपको करना है। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको भी पूरा अटेंड करना है। तो चलिए आगे क्या है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, हो गया। फिर नेक्स्ट, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। नंबर 3, खंड आ में 1 अंक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। यानी OMR शीट मिलेगी, उस पर उत्तर पत्रक पर देने हैं, यानी गोला कर देना है। जैसे OMR शीट मिलेगी ऐसे गोला कर देना है, पूरी तरह से गोला काला कर देना है, पूरी तरह से गोला काला कर देना है। इसके बाद फिर क्या है, 4 नंबर देखिए, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। उसके बाद फिर खंड आ के सभी प्रश्न, खंड आ के सभी प्रश्न। उसके बाद OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। बात सही है। यदि आप एक गोला कर दिए तो उसको काटना नहीं है, ना उस पर व्हाइटनर लगाना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो चेक होगा नहीं, यदि कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। इसलिए गोले में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। और एक सावधानी आपको बरतना है कि जब OMR शीट भरेंगे तो उसको कहीं मोड़े नहीं, मोड़ेंगे तभी दिक्कत है, फिर नहीं चेक करेगा कंप्यूटर, वो ले नहीं पाएगा। इसलिए जो है मोड़ना नहीं है। उसके बाद नंबर 5 देखिए, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, उसमें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, इसको में लिखना है आपको। उसके बाद फिर खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। अब नेक्स्ट क्या है, चलिए और देखिए अब क्या है आगे ऐसे। हाँ देखिए, नेक्स्ट नंबर, प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। बात सही है। यदि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए। मान लो एक का आ रहा है और खा नहीं आ रहा है, तो खा मत करना, खा करना है लेकिन बाद में करना है। फिर जैसे गा आ रहा है तो गा पहले कर लीजिए। फिर मान लो घा नहीं आ रहा है, छोड़कर फिर अंगा वाला कर लेना है। फिर जैसे दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है तो पहले तीसरा कर लेना, क्योंकि जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले आपको करना है और जो नहीं आ रहा है उसको आपको बाद में करना है। चलिए, ये तो मैंने निर्देश दे दिया अपने तरफ से भी, इसमें भी है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए, अब खंड आ बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी प्रश्न है, वो जिसे आप वस्तुनिष्ठ 20 अंक है, इसे आप MCQ कहते हैं। MCQ क्वेश्चन, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इसका आंसर आपको आंसर शीट देना है। तो पहला आंसर क्या है देखिए, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो विकल्प मिल गया, देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद
ए विकल्प है, बी प्रेमचंद्र। तो यही प्रेमचंद हो जाएगा, आपको कहीं बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप गोला कर दीजिए, काम खत्म। देखो प्रेमचंद मिल गया, प्रेमचंद हो गया, काम खत्म। आपको ये नहीं कि हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, नहीं, कुछ नहीं, जब मिल गया तुरंत आपको गोला भर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट हम कराते हैं। हाँ तो साथियों अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा उसमें प्रेमचंद था, और सी चलो नोट कर लीजिए, सी पे है गिरधर दास और डी पे प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रेमचंद सही हो गया था, प्रेमचंद सही हो गया था ना, प्रेमचंद उसमें था, प्रेमचंद्र। आपको करने की आवश्यकता नहीं है हड़बड़ाने की, तो प्रेमचंद था। तो इसके बाद फिर क्या है, अब आगे नंबर 2, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी सुदर्शन, डी यशपाल। चलिए सीधे आंसर मैं बताता हूँ, तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो बी में क्या है, प्रेमचंद्र। और तीसरा क्या है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। सिंदूर की होली के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, आगे क्या, रूस में 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र, बी प्रभाकर माचवे। हाँ तो साथियों इसमें हो जाएगा, अब देखिए 80 क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब एक डी है राहुल संकीर्तयानंद। तो विकल्प ए डी सही हो जाएगा, क्या राहुल ए सही हो जाएगा, राहुल संकीर्तयायन, यानी विकल्प डी सही है। अब क्या फिर मैं रिपीट कर, रूस में 25 मासा यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र, बी प्रभाकर माचवे, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकृत्यायन। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, डी राहुल, उसके बाद साकृत्यायन। ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो इसमें ए कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इसको आपको अध्ययन कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 का, रीति काल को अलंकृत किस काल के विद्वान ने किया। तो इसमें है क्या, मिश्र बंधुओं ने किया है, विकल्प बी सही है। चलिए दिखाई दे रहा है विकल्प बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो उसमें हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने, और क्योंकि विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन ने, केवल मिश्र बंधुओं ने लिख देना, 6 में मिश्र बंधुओं ने है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिश्र बंधुओं ने। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। अब देव की नहीं है, क्या हो जाएगा, तो इसमें कवि प्रिया नहीं है, कवि प्रिया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है, क्या है, इति वित्तात्मकता, इति वित्तात्मकता, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो किसने किया था, तो विकल्प भी सही है, सचिदानंद हीरानंद वसायन आगे, इन्होंने ही किया था, विकल्प भी सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राम की शक्ति पूजा व कुकुर मुत्ता किसकी रचना है। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि साथियों मैंने इसको जो है पहले ही इसमें निशान कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं, वैसे मैं भी डबल भी कर रहा हूँ, तो आपको इसका अध्ययन कर लेना है पूरा। अब नेक्स्ट, अब आगे क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। बिल्कुल सही, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा
बाल न बाका होए, ये दोहा है। अब देख लीजिए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें देखो गंजे को देखकर अब क्या हंसी आ रही है, तो हंसी में क्या है, हास्य रस, हास रस है, हास हो रहा है, हास्य रस, हास हो भी रहा है, क्योंकि उसको जो है एहसास हो रहा है, बुरा समय चल रहा है तो एहसास हो रहा है ना, तो हास्य रस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त तो रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है। इसमें क्या हो जाएगा साथियों, इसमें के उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानव हवा, क्योंकि कैसे पहचानेंगे, देखो मानव मानव मानव, जानव 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 आया है ना, देखो मानव आ गया है ना, ऐसे पकड़ना है आपको, यह देखो मानव आ गया है, मानव आ गया है, ऐसे पकड़ लिए। अब क्या होगा, उत्प्रेक्षा हमेशा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है कौन सा है, सोरठा। सोरठा में क्या है, चलिए सोरठा है, सोरठा में होता है देखो 2 3 4 2 6 2 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12 13 14 15, हाँ सोरठा है, सोरठा बनने का दोहा, क्योंकि पहले सोरठा की है कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं, 11 11, और दूसरे चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसमें उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, पहले 2 3 4 4 2 6 6 7 8 8 और 3 11, ठीक है, इसमें सोरठा हो जाएगा। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों, निम्न में से किस शब्द के में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ, प्रयोग नहीं हुआ, नहीं दे रहा, नहीं हुआ, अनु को उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो अनु इसमें तो पहले लगा हुआ है अनुकरण, करण मूल शब्द है, और अनु लग गया, अनुकरण हो गया, अनुपसर्ग। और इसमें अनुशासन, शासन पहले मान लो, शासन क्या है, मूल शब्द है, शासन क्या है, मूल शब्द हो गया है। अब इसके आगे जब अनु लग गया तो क्या हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा, अनुशासन। और उसके बाद देखा अनुवाद, वाद होता है कहीं नहीं, वाद हो गया, वाद के आगे अल लग गया तो क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। तो ये उपसर्ग है, अब ये क्या है, मूल शब्द आता है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, मूल शब्द, मूल शब्द है। अब ये क्या है, अनु क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग। और उपसर्ग का मतलब है कि जो शब्द के पहले लगता हो, जो शब्द के पहले लगता हो क्या कहते हैं, उपसर्ग। जो शब्द के पहले लगे, पहले लगे उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अब बचा क्या, देखो विकल्प सी है अनुतीर्ण, क्योंकि ये मूल शब्द भी है और ये अनुतीर्ण होता भी है। देखो अनु कहते नहीं, वो परीक्षा में पढ़ा नहीं, अनुतीर्ण हो गया, इसलिए पढ़ना आवश्यक है साथियों। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपके अच्छे नंबर आना स्वाभाविक है, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये सब मैं जो आपका अध्ययन करा रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन वहाँ फंसेंगे, तो आप अगर अध्ययन कर लेंगे तो आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता। और उनको भी करके दिखाना है जिन्होंने कहा कि आपको नहीं करना, नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लग के हमारे साथ अध्ययन करिए, यकीन मानिए कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंस जाएंगे वहाँ पे। चलिए, अगर आप ऐसा लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरा दावा है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। इसमें क्या हो जाएगा साथियों, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी शिव जी आ गए, शिव जी आ गए, यानी जब दो मिलकर तीसरे का निर्माण कर दें
त्रिनेत्र, चतुर्भुज, चार भुजाओं के समान, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों के समान। समास पद में क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगर ऐसा आ जाए तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि यानी इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है? सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं अक्सर में, यानी 100% पूरा देवी देवताओं के नाम आते हैं हमेशा। बहुब्रीहि समास है, देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम आते हैं। इसी में आता है लंबोदर, ठीक, कई बार पूछा गया है। तो बहुब्रीहि समास हो, नीलकंठ, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों के समान, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, इसलिए जो है ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आगे क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा रहा है, नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें नीरद तोयद, अम्बुद पयोद, जलद पथोद, तो क्या हो जाएगा? विकल्प डी। देखिए विकल्प डी में क्या है? पंकज। पंकज किसका? कमल को होता है ना, तो ये इसे जलज और पंकज। अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। क्या है? तोया। तुमको तोया हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। दिखाई दे रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो क्या हो जाएगा? एक आंधी आई और हम घर भागने लगे। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें डबल हो रहा है। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य मतलब होता है जब एक वाक्य से बने हों या इसमें दूसरा वाक्य छिपा हो, यानी कोई आया और हम भागे, दो बार क्रिया हो गई, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, जुड़ा हुआ है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। और उसके बाद 19 नंबर देखिए क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति को संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। यानी वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्रमवाच्य, भाववाच्य और कृतवाच्य। तो इसमें जो है संदेश दिया, तो क्या कर रहे हैं? कृतवाच्य, यानी कर्ता, यानी कृतवाच्य कर रहे हैं, कृतवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब अंतिम क्वेश्चन है MCQ का। वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो क्या हो जाएगा? वह अचानक चला गया, आया गया, आया गया माने इधर उधर हुआ, इधर उधर जहाँ आ जाए, यानी दाएं बाएं इधर उधर, क्या हो जाएगा? एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए इसका अध्ययन कर लीजिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके बाद वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन कराएंगे, आप जो है उसको मिलाते हुए अपनी अध्ययन सामग्री के हिसाब से आप जो है लगा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। चलिए प्रश्न आपको समझना आवश्यक है, ये प्रश्न के हिसाब से वहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ साथियों, खंड बा करेंगे। आप पूरा हो गया, खंड बा करेंगे। देखिए खंड बा, इसमें क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 हैं, एक करना है। देखो, ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्षालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएं, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। अब आगे क्या है? इसमें 3 क्वेश्चन हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्षालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है, यह है। और उसके बाद इसको कर लेना। अगर मान लो इसको नहीं कर पाते तो एक अथवा है, अथवा से कर लेना है। अथवा क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सेवा वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि
का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति माने हानि होता है, के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जिसे उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश में रेखांकित, और उसके बाद फिर व्याख्या, गद्यांश की अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद कुसंग की तुलना किससे की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। बहुत बढ़िया सुंदर कविता दी हुई है। आप इसका अध्ययन करके और जो है इसकी व्याख्या और इसके आधारित प्रश्न सब कर डालिए, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद फिर पदांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चाह प्रकट करता है। ये करे हो ठीक है, अगर नहीं करवाते तो देखो दूसरा भी है आपके पास। अथवा खा, उधव जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौ नहीं ठयो, तुम हो बीच भुलाने। अब आगे क्या है, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न जलाने, बात कहत न लजाने। और खड़े बात कहत न जलाने, फिर लिखो बड़े लोग ने विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। फिर आगे, हम सब कही चलो, हम सब कही लई हम सही कई जिन गुनी लेव सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँझ कहो तुमको अपनी सौ बोझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। अब आगे क्या हो जाएगा साथियों, अब इसमें क्या है देखिए, उपयुक्त पदांश का संदर्भ सहित लिखिए। पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ब्रज नारिनी सब जोग कहत हो, बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 का हल देखिए। इसका जो है क्या आया है प्रश्न, इसको भी आपको समझना आवश्यक है। चलिए 23 देखिए, क्योंकि समझ लेंगे तो वहाँ पे जो है इसको मिला के इसको अध्ययन करिए सब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, ब्रांस्यः प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति घोतते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा संतति प्रवाह। तो पहला ये है का, और उसका खाम क्या है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेल, यानी आप दो दूरगामी चा वाला पाठ है जिसमें शहर गांव वाले लोग थे। तो का खा, इसमें से दोनों में से एक करना है, देखो अथवा लगा हुआ है। अब आगे क्या है, 24 नंबर देखिए, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलिए एक करना है आपको साथियों। तो क्या है, का देखिए, का खा, देखिए का खा है, इसमें एक करना है आपको। चलिए देखिए, काम क्या है, सार्थ प्रवसतो मित्र, ये वाला करो। अच्छा है, अथवा वाला है बंधनम
मरणम वापि जयो वापि पराजयः, ये चाहे करो। और उसका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक देना है। अब कहीं कहीं मुक्तिदूत खंडकाव्य, अच्छा खंडकाव्य है, खंडकाव्य लखनऊ जिले में तो चलता है जय सुभाष। और उसके बाद कहीं कहीं ज्योति जवाहर चलता है, कहीं कहीं अगर पूजा चलता है, और कुछ जगहों पर मेवाड़ मुकुट, यानी हर जिले में अलग अलग होता है। तो आपको जिले में जो भी लगता हो, उत्तर प्रदेश में आप चाहे जिस चीज़ से हमको देख रहे हो साथियों, तो आप अपने ज़िले में जो चलता हो आप वहाँ खंडकाव्य इसे तैयार करके और अध्ययन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अगर पूजा हो गया, एक खंडकाव्य हो गया, और इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 में क्या करना है आपको, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। एक रचना का उल्लेख करना है, एक रचना के साथियों उल्लेख करना है आपको। तो पहला है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चौथा रामधारी सिंह दिनकर है। अब इसके बाद क्या हो जाए, खम क्या है, दो आएंगे ना, पहला तो हो गया कामे, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी एक प्रमुख रचना कौन सी है उसका उल्लेख करना है। पहला क्या है, मैथिली सरल गुप्त, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा महाकवि सूरदास, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें से आपको किसी एक लिखना है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पे नया हो। एक श्लोक याद कर लेना है आपको, उसी को लिख देना है, जो प्रश्न पत्र पे न रहे उसी को लिखना है। उसके बाद 28 नंबर में क्या है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब ये करिए, एक तो अथवा क्या है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। चाहे उसको लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए विजेता वाला। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पहले की तो ये करेंगे और ये ना कर पाओ तो अथवा वाला कर लेना है, ए आर माने अथवा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है आपको। जैसे कि चंद्रशेखर कहा आसीत, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीर केन पूजते, तो वीर वीरेण पूजते, चंद्रशेखर कहा आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्त आसीत, और सैनिक भी थे क्योंकि लड़े भी थे अंग्रेजों से। तो आपको आंसर इस हिसाब से देना है। इसके बाद वाराणसी का नगर नदा कूले, इसी यानी वाराणसी किस नदी किनारे बसा है, कूले मानी किनारे, तो गंगा नदी किनारे बसा है। केवल कर देना है बस, बहुत आसान प्रश्न, पेपर चल रहा है, ऐसे प्रश्न आएंगे वहाँ पे। ज्ञान कुत्र संभावती, तो ज्ञान सर्वत्र संभावित है, ज्ञान सभी जगह संभव है, आप चाहे जहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें केवल दो करना है, चार आया है, दो करना है केवल। क्वेश्चन नंबर बस हो गया, इतना ही था। अब अंतिम प्रश्न है, मैं करा रहा हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पहला क्या है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, दूसरा मेरे सपनों का भारत, तीसरा जल है तो कल है, चौथा सांप्रदायिकता एक अभिशाप, और पांचवा जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इसमें से साथियों एक का अध्ययन आपको करके लिखना है
और लिख लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। तो साथियों, ये हाई स्कूल के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ पेपर का अध्ययन आप कर लिए होंगे और पेपर आप समझ गए हैं कैसे पेपर आया है। तो आप इसका जो है खुद अपने से व्याख्या करके अध्ययन कर लेना है। इसके बाद जो है आप एग्ज़ाम में जाना है। और यकीन मानिए पूरा अगर अध्ययन कर ले जाते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ साथियों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आपको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।